दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह है कि चीन भारत के साथ इतना आक्रामक क्यों है। चीन ने 2 बार हमारे यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश करी और अब तीसरी बार। हालांकि एक और थ्योरी जिसे हम कहते हैं कंट्रोवर्सी थ्योरी कि विवादास्पद सिद्धांत, कि वो सिद्धांत क्लियर नहीं है, वो लाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार ने ही कुछ ऐसा किया कि हमारे शहीद हो गए सैनिक। लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी को समर्थन नहीं कर रहा। अभी मैं इस वीडियो में इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ कि चीन भारत के ऊपर इतना आक्रामक क्यों है, क्यों चीन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम चीन में नहीं घुसते, हम चीन में नहीं जाते, लेकिन फिर भी चीन बार बार हमारे ऊपर आक्रमण क्यों करता है। दोस्तों, हम लोगों ने 1947 में स्वतंत्रता पाई, लेकिन चीन 1949 1949 में जाके स्वतंत्र हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया से वो कटा रहा। कोई पहला चीनी लीडर अमेरिका में 1979 तक नहीं गया, मतलब आज़ाद होने के 30 सालों तक। 49 69 59 49 69 79 40 सालों तक कोई चीनी लीडर अमेरिका नहीं गया। लेकिन उसके बाद उसने अमेरिका से हाथ मिलाया, और ऐसा हाथ मिलाया कि पूरी अमेरिका की इंडस्ट्रियां उठ के चीन चली गई। और चीन ने एक चीज़ और करी कि चीन ने बहुत पहले एक बात स्वीकार ली जो हमारे यहाँ पर आज भी शायद सरकार स्वीकार नहीं कर पाई। वो बात थी कि अब आने वाले समय में सिर्फ कृषि पर आधारित व्यवस्था नहीं चल सकती। आपको नए ज़माने में नए आविष्कारों के साथ नई व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। पर हमारे यहाँ पर एक ही राग गया और गाया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक नया चरित्र भारत का बनाया ही नहीं गया। ऊपर से हथकरघा और गांधीवाद का सिद्धांत हमारे ऊपर लादा गया। खादी, हस्त निर्मित चीज़ें, जबकि उनको इस्तेमाल करने वाले चंद लोग हैं और इतने महंगे सामान होते हैं, लेकिन वो चरित्र बना के, हमारे देश का चरित्र बना के पेश किया गया। और वहीं हमारा पड़ोसी चीन जो एकदम बर्बाद स्थिति में था, क्योंकि 1949 से पहले वहाँ पर 5 देशों का कब्जा था। जापान लगभग पूरा चीन पे कब्जा कर चुका था। बहुत सैनिक जापान ने के सैनिकों ने बहुत से चीनियों को कत्लेआम किया था। पूरा तितर बितर था चीन। और यहाँ से भारत से जाने वाले अफीम से चीनियों का बुरा हाल था। उनको वहाँ पर अफीम की गंदी लत लग गई थी। ऐसा चीन 1949 में जब आज़ाद होता है, और मैं आपको बताऊं, भारत में तो इतने राजे रजवाड़े, इतने महल रहे, चीन में एक ही महल है ढंग का। यहाँ तो बड़ी बड़ी हवेलियाँ रही, चीन में कुछ नहीं रहा ऐसा। ऐसी दुर्दशा में चीन खड़ा हुआ। भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर भारत के व्यापारी बहुत बड़े व्यापार को कर रहे थे, पूरी दुनिया में अंग्रेजों के एजेंट बन के व्यापार कर रहे थे। लेकिन चीन का ऐसा इतना कुछ नहीं था। फिर भी चीन खड़ा हुआ, उसने अपनी कमी पहचानी, अपने चरित्र को बदला, उसने पूरा नियंत्रण रखा अर्थव्यवस्था पर। लेकिन भारत ने अपने चरित्र को नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे लोगों के चरित्र खराब थे, यहाँ के नेताओं के चरित्र खराब थे, क्योंकि उनको अपने परिवारों को पालना था। इस तरह से हमारा भारत पिछड़ गया। और 2 बार चीनी आक्रमण को आप इस तरह से देखिए कि कहीं ना कहीं जब जब भारत ने उठने की कोशिश करी है, तो चीन ने, क्योंकि चीन जान चुका था कि अब हम नए चरित्र के साथ दुनिया में आने वाले हैं, तो चीन ने भारत पे आक्रमण किया पहले, और दुनिया को ये दिखाने का कहीं ना कहीं ये संदेश दिया कि देखो, भारत से ज़्यादा मजबूत हम हैं। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि हम जब इस नई दुनिया में, नई अर्थव्यवस्था में
औद्योगिकीकरण में जाएंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर भारत होगा। और उसके बाद अब इतने सालों बाद भारत फिर उठने लगा। लेकिन यहाँ पर हमारे नेताओं की और हमारी सरकार की एक गलती है कि वो पहले वोकल हो गए लोकल होने से पहले, और लेट उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं जी नहीं, हमें तो लोकल होना है और लोकल ही वोकल है। मतलब ये है कि अपने देश के अंदर औद्योगिकीकरण को आप खड़ा नहीं किया अभी तक। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि देश अभी किस हालात में है, क्योंकि उन्होंने खुद ही लॉकडाउन लगते ही अपना एक रिलीफ फंड बना दिया, पीएम रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड। रिलीफ फंड था, ऑलरेडी केयर फंड बना दिया। और धन संचय करना राजनीतिक पार्टियों का काम है और इसमें वे बड़े अच्छे माहिर हैं, बड़े माहिर हैं। और उन्होंने एक बात कही, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को भी उन्होंने चेंज किया। तो भाषा का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप पहले कुछ करते उसके बाद अगर बोलते तो अच्छा रहता। हालात ये है, आप एक दुकान लगाओ और आपके पड़ोस में ऑलरेडी एक दुकान चल रही हो तो वो दुकानदार आपसे किलस जाता है। तो आपने ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा, इतने आप वोकल हो गए, इतना बोलने लगे, बड़बोले हो गए कि आपके पड़ोस में जो आपका एक ड्रैगन बैठा हुआ है, आपको पहले उसको भांपना चाहिए था, उसकी शक्ति को। ड्रैगन ने 2 बार हम पे अटैक क्यों किया? क्योंकि वो जब अपना विस्तार कर रहा था तो वो विस्तार से पहले हमारी शक्ति जांच रहा था। और हमने उसकी शक्ति क्या जांची? हमने एक नेहरू काल में बहुत बहुत बड़ी गलती करी, और वो गलती थी हमने तिब्बत को बचाया नहीं। तिब्बत में हमारे विदेश मंत्रालय के लोग बैठे थे जो खुद नेहरू सरकार को बोलते थे कि ये चीन कभी भी आकर तिब्बत पे कब्जा कर सकता है। और तिब्बत एक ऐसा स्थान है जो कि दुनिया का पठार है, बहुत ऊंचे स्थान पे। वहाँ जो होता है उसका समझ लो एशिया में राज होता है। और अगर उस समय नेहरू सरकार, जो बाद में युद्ध लड़ना पड़ा चीन से, अगर पहले ही 50 के दशक में ही हम लोग तिब्बत की सहायता के लिए जाते और चीनियों के जाने से पहले हम तिब्बत में जाके वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक जगह बनाते, जैसे हमने भूटान को सपोर्ट कर रखा है, यदि ऐसे ही हम तिब्बत को सपोर्ट करते और वहाँ की सरकार डेवलप होती तो फ़ायदा अलग बात है। कम से कम हमें ये नुकसान तो नहीं होता जो आज चीन हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है। उस समय हम नहीं संभले, अब समय आया, अब जब हमें लगा कि हम बढ़ सकते हैं तो हमने सीधा, हमारी हालात एक छोटे सांप की है, अजगर की है, और हमने एक बड़े ड्रैगन को, एक बड़े सांप को टक्कर देने की सोच ली। पहले हमें अपना डेवलपमेंट करना चाहिए था। मैं कुछ बातें रख रहा हूँ, मैं भी छोटा मोटा एक व्यापारी हूँ और कुछ बातें रख रहा हूँ। अगर सरकार के लोग देख रहे हो तो इस बात पे आप गौर दीजिए जरा। सबसे पहले, देश के अंदर ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। कोई भी काम धंधा करना पड़ता हो, किराए पे लो या खरीदना पड़ता हो, इतनी ज़्यादा। तो ये जो लोगों के पास अत्यधिक ज़मीन खरीदो, आप कुछ और खरीदो, लेकिन ये ज़मीन खरीदने की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, इसको रिस्ट्रिक्ट करो ताकि ज़मीन की वैल्यू कम हो, किराए कम हो, काम धंधा कैसे होगा? दूसरा, ये लैंड सीलिंग के नाम पर कहीं छोटे मोटे काम चल भी रहे थे, उनको अब हुआ क्या, दिल्ली के अंदर लैंड सीलिंग आ गई। मतलब आप कहीं रिहायशी क्षेत्रों में अपना काम कर रहे थे, उनको आप लेके जाओ जी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में। पहले इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में वही लोग नहीं गए थे जो बड़े व्यापारी थे। अब हुआ यूँ कि छोटा मोटा काम करने वाले को भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाने की मजबूरी आ गई। और जहाँ पर किराया मान लो 10,000 था, उसका किराया 30,000 हो गया। और जो आदमी महीने का काम धंधे से कमाई 30-40 हज़ार आया कि जाके वहाँ पे 30,000 रुपये किराया देगा। तो आप ड्रैगन को तो आप कर रहे हो, ड्रैगन की सपोर्टिव पॉलिसीज पे तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। जब आप वोकल की बात करते हो तो आपका अब तक आप जो लैंड सीलिंग कर रहे थे उसमें आपको लोकल नज़र नहीं आया कि रिहायशी क्षेत्रों में, अगर मैं कहता हूँ आप हटाओ, केमिकल की फैक्ट्री है, ज़्यादा नुकसान देने वाला कोई काम है, वो रिहायशी से हटाओ, या फिर रिहायशी लोगों को बोलो भैया वो जगह पे रहोगे नहीं, उसको डिक्लेयर कर दो। लेकिन क्योंकि पॉलिसीज बन रही है बड़े इंडस्ट्रीज के हिसाब से, तो इसलिए छोटे व्यापारी को आप ध्यान नहीं दे रहे। और फिर आज आप फेल हो गए तो कह रहे हो जी लोकल इज़ वोकल, लोकल इज़ वोकल। ड्रैगन से आप
चुनौती ले रहे हो, पूरी दुनिया को आप शो कर रहे हो, मेक इन इंडिया, आओ जी यहाँ बनाओ। आप लेकर भी आ गए, लेकिन ये तो सोचो आप लेकर आ गए, लेकिन आपका पड़ोसी जो पहले से ला चुका है पूरी दुनिया को अपने यहाँ, वो क्या चुप बैठेगा? अब बात यह आती है कि पहले तो आपने जिस समय विस्तार करना था अपनी औद्योगिकीकरण का, और आप अभी भी, मोदी सरकार भी, वो गांधी छाप, खादी छाप विचारधारा लोगों में अभी भी पूरी पूरी तरह से, नया चरित्र तो भारत का बनाया नहीं जा रहा। तो पहले तो आप एक परिवार, नेहरू परिवार ने अपना परिवार की सेटिंग कर ली और कृषि प्रधान करते रहे, और खुद बढ़िया हर तरह के से ये कंपनी और वो कंपनी और मारुति कंपनी में शेयर और ये वो, तो मतलब औद्योगिकीकरण को सीमित किया और केवल अपने चाटुकारों तक रखा। इस बीच चीन ने हमारी टेस्ट किया और टेस्ट करके वो आगे औद्योगिकीकरण पे बढ़ा। उसने देख लिया कि भारत में दम नहीं है, कल को ये हमारा विरोध नहीं कर सकता। जब वो डेवलपमेंट कर रहा था तब भी आपने उसको देखा देखी कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अब जब आपने कहा नहीं हम डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके अंदर आपकी पॉलिसीज क्या है? अब आज कोरोना काल के बाद आप कह रहे हो लोकल वोकल, लेकिन आपकी पॉलिसीज फेल है। आपका मैंने बताया कि काम धंधे के अंदर सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल भी सस्ती नहीं है भारत के अंदर। बैंक अकाउंट, हमारे सरकारी बैंक कितने हैं, और इतनी मोटी मोटी सैलरी इनको सरकारी कर्मचारियों को भी जाती है, लेकिन आज मैं अगर मेरा SBI में करंट अकाउंट है, 3 महीने से काम धंधा नहीं चला है, मैं मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये नहीं रख रहा, मुझे निरंतर मैसेज आता है कि 600 रुपये आपके कटेंगे। तो ये मिनिमम बैलेंस पे 600 रुपये मेरे कट रहे हैं। ऐसे मेरे जैसे अगर 5 करोड़ छोटे व्यापारी हैं, तो एक व्यापारी से अगर आप 600 रुपया काट रहे हो हर महीने, तो एक महीने में आपने 1 करोड़ व्यापारी से 600 करोड़, और 3,000 करोड़ रुपया SBI ने, खाली SBI ने 3,000 करोड़ रुपया काट लिया एक महीने का, और 3 महीने काम नहीं चला तो 9,000 करोड़ रुपया तो आपने ऐसे काटोगे। अब वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर हम दोबारा उसमें पैसे डालेंगे तो 9,000 करोड़ रुपया तो आपने अनएम्प्लॉयड यूथ से इकट्ठा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। काम धंधे है नहीं, रोजी रोटी है नहीं, और उसमें आप मिनिमम बैलेंस, तो ये आपकी सपोर्टिव पॉलिसी कहाँ पर है? मैं अपना एक और उदाहरण देता हूँ, ये मेरा अपना उदाहरण है। मैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक शिक्षण संस्थान, मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार का मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, उसके 2 संस्थान मेरे टाइम पे थे, अब और आ गए, उन्हीं की शाखाएं आ गई हैं। एक FTII पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, एक सत्याग्रह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। रिगरस स्टडी हमारी होती है, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन काल के अंदर हम लोग थिएटर करते हैं, आर्ट की एक्टिविटीज़ में रहते हैं, मीडिया से जुड़े रहते हैं। मेरी फ्रेंड है, वो पहले NDTV में उन्होंने काम किया, NDTV की जॉब छोड़ के वो ऐसे इंस्टीट्यूट में गए। मेरे एक मित्र हैं, 2 मित्र हैं जो एक एयरफोर्स में थे, एक मित्र एयरफोर्स के बाल भारती जो एयरफोर्स का जो स्कूल है उसमें टीचर थे, MA इन फिजिक्स। इतने क्वालिफाइड लोग उन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। उन इंस्टीट्यूट्स में जाके वो जब बाहर आते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रशिक्षण देती है, बहुत अच्छी बात है। अब तो उनकी भी फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वहाँ से बाहर आने के बाद जब हम इतने क्वालिफाइड हैं, उसके बाद जब हमें गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए कोई काम करना होता है, फॉर एग्जांपल कोई टेंडर निकला, तो वहाँ पर टेंडर की एक क्वालिफिकेशन होती है, 1 करोड़ का टर्नओवर दिखाओ, 3 करोड़ का टर्नओवर दिखाओ। तो जो आदमी 1 या 3 करोड़ का टर्नओवर दिखाता है, उसकी क्वालिफिकेशन ये नहीं होती कि आप फला फला इंस्टीट्यूट से हो, आपने ये कोर्स किया है। क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है जो होनी चाहिए एक्चुअल में किसी काम को करने के लिए। आपकी क्वालिफिकेशन होती है 3 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ का टर्नओवर। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो शिक्षित हुआ है, आपने उसकी शिक्षा की तो ऐसी की तैसी कर दी। और ये खाली मेरी फील्ड नहीं, ये लगभग हर फील्ड में है। और इसकी भी मैं एक बात बताता हूँ, आप कहते हो हम टेंडर उसको देंगे क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है, तो जिस आदमी के पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसी को हम फाइनेंशियल रिस्क देंगे। तो ये बताओ कि नरेंद्र मोदी जी का कितना खरबों रुपए का बैंक बैलेंस आपने देखा जो उनको प्रधानमंत्री बना दिया। एक आदमी को आप योगी योगी कह के मुख्यमंत्री बना देते हो। जिनके 0 बैलेंस होते हैं वो अगर आपकी पार्टी से जुड़े होते हैं, आपको उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते हो। लेकिन एक क्वालिफाइड, और ये केवल नरेंद्र मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं, इसमें चेंज क्या किया बताओ आप?
कांग्रेस भी यही चल रही थी, वो भी यही चल रही है, और किसी राज्य सरकारें भी यही कर रही होंगी। तो क्वालिफिकेशन तो कहीं देखी नहीं जा रही। आप जब प्रधानमंत्री बना देते हो, मुख्यमंत्री बना देते हो कि एक आदमी का टर्नओवर नहीं है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, और ऐसा आदमी जो कि क्वालिफाइड भी नहीं होगा, उसने कोई पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी नहीं कर रखी होगी किसी ने, लेकिन एक क्वालिफाइड आदमी, पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, 3 साल ग्रेजुएट, 12 साल की स्कूलिंग एजुकेशन, प्रिपरेशन, कई बार कॉलेज की प्रिपरेशन, उसके बाद हायर स्टडीज़ की प्रिपरेशन, हायर स्टडीज़ पार करना, 3 साल, 4 साल, 5 साल की ग्रेजुएशन, 4 से 5 साल हायर एजुकेशन। जो आदमी इतना एजुकेटेड होकर निकलता है, आप कहते हो जी आगे अब तू टर्नओवर दिखाओ, जबकि वही सरकारी संस्थाओं में जो लोग आईएएस लगते हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका टर्नओवर होता है? एक आईएएस अधिकारी बैठकर अरबों अरबों रुपए का टेंडर पास करता है, क्या उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है? क्या उसके पास फाइनेंशियल रिस्क होता है? आपके हजारों करोड़ रुपए के जो आप एनपीए कहते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बैठ के पास करते हैं, कंपनियां बनाते हैं। क्या वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंपनियां बनाते हैं, कंपनियां चलाते हैं, क्या उनके कोई फाइनेंशियल रिस्क का कुछ बैकअप होता है कि आप उनसे फाइनेंशियल रिस्क कवर कर सको? लेकिन बिजनेस के अंदर एक लॉबी है बैठी हुई है भारत के अंदर, तो आप लोकल वोकल की बात कर रहे हो, तो यहाँ के इंसान को आप देख क्या रहे हो? इस बात को कभी आपने सोचा कि आप बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे? लैंड सीलिंग, मकान, प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, क्वालिफाइड होने के बाद गवर्नमेंट के अंदर भी टेंडर है, प्राइवेट वाला आदमी उसी व्यक्ति को पैसा दे के, मेरे कई फ्रेंड्स ने फिल्म बनाई, प्राइवेट सेक्टर ने उसे पैसा दिया, गवर्नमेंट सेक्टर क्यों सपोर्ट नहीं करती है? उसके बाद रेलिवेंट नौकरियां, आपके प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा कर दिया, गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म कर दिए। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ग्रो कैसे करेगा इंसान। मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे दूसरी एजुकेशन फील्ड से, गवर्नमेंट नौकरी में हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया है। मेरे से लो क्वालिफाइड आदमी, बहुत से लोग आरक्षण का रोना गाते हैं, लेकिन इस रोने को कभी नहीं गाते कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता दूं, मैं दूरदर्शन में जा रहा हूँ काम करने के लिए, मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने 3 साल 4 साल आफ्टर ग्रेजुएशन बिताया, लेकिन एक बीए करा हुआ आदमी जो ऑफिसर बन गया एग्ज़ाम करके, और जिसकी मेरी फील्ड में नहीं है काबिलियत, उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। एडिटिंग छोटा काम समझा हुआ है। ऐसे आज मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स 30-30 हज़ार पे लोग सैलरी पे उनको ऑफर कर रहे हैं। क्या ये सैलरी होती है एक डॉक्टर की? क्वालिफाइड लोगों का क्या है? हमारे यहाँ पे नेहरू सरकार में भी और अब भी ब्रेन ड्रेन की बात होती रही। क्यों होता है ब्रेन ड्रेन? एक तो वैसे ही यहाँ काम नहीं है, और काम होता है तो इतना लो उसको मिलता है कि अगर उसको बाकी को लो मिले, उसको लो मिले तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंडर क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड लोग, जैसे मैंने बताया, टेंडर ले जाते हैं। कितने आर्किटेक्ट निकलते हैं, कितने इंजीनियर, सिविल इंजीनियर मिलते हैं जिसे सरकारी टेंडर मिलते हो? इस बात को बताओ। तो लोकल टैलेंट को, जो कंट्री का टैलेंट है, उस टैलेंट का प्रमोशन क्या है? अगर वो टैलेंट, छोटा टैलेंट व्यापारी नहीं बनेगा, छोटा व्यापारी नहीं बनेगा, तो वो क्रिएटिविटी कहाँ से लेकर आएगा? उसका तो एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। बिजली, पानी, रोड्स, दिल्ली के अंदर ही इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में आप आ जाओ, कहीं से भी इंडिया से आ जाओ, और दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया, इन्होंने कह तो दिया लैंड सीलिंग और इंडस्ट्रीज में जाओ, दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज के रोड देखो, टूटे फूटे पड़े हैं। मैं आज से 10 साल से, मैं 10 साल पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, और आज भी जाता हूँ, सुअर लेट रहे हैं, स्विमिंग पूल बना पड़ा है सुअरों के लिए। ये तो इंडस्ट्रियल एरिया के रोडों का हाल है। और फिर अब आज कह रहे हो, आज कह रहे हो लोकल वोकल, और चीन से आप टक्कर ले रहे हो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अरे क्या मेक इन इंडिया करोगे आप? हमारे जो कहीं रिसोर्सेज भी निकलते हैं उसको भी प्राइवेट लोगों को दे दिया जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को डेवलप नहीं किया जाता है। टेंडर्स निकलते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या देखी जाती है? प्रॉपर्टी इतनी महंगी है। डाक व्यवस्था, भारतीय डाक व्यवस्था, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज सिर्फ बैंक बन के रह गया। बैंकों की तो कमी हो गई देश में। मेरे को समझ नहीं आता इतने सारे बैंकों की क्या जरूरत है। इतने बैंक कहते हैं लोन लो, लोन के पैसा देश में नहीं है तो लोन दे कैसे रहे हैं? और फिर डाक तो कहता है, डाक वाला कहता है, डाक विभाग कहता है मैं तो इंटरेस्ट अच्छा दूंगा। इनकी अपनी कमाई क्या है? इनका अपना, डाक वालों का अपना काम धंधा है,
तुम गवर्नमेंट को पैसा दो, गवर्नमेंट तुम्हें पैसा दे, पैसा ही नहीं है वहाँ, गवर्नमेंट रिलीफ फंड बना रही, पैसा ही नहीं है, तुम कहाँ से? इनको बैंक क्यों बना दिया तुमने? डाक व्यवस्था है, आज इतने सारे कोरियर है, उनको जोड़ के एक कोरियर सर्विस कर दो भारत की, अच्छी बढ़िया सटीक कर दो। 18% जीएसटी है। आज आपको एक लेटर भेजना हो, 1000 रुपये आप पोस्टेज दे, उस पर 180 रुपये आप जीएसटी दे रहे हो। आज आप कह रहे हो लोकल वोकल, आप बता दो आपने सैनिटाइजर है, साबुन है, कॉस्मेटिक्स है, 18% 28% इन पे आपने जीएसटी लगा रखा है। पेट्रोलियम पे तो आपने जीएसटी जो कर दिया, तो मीडिया को पता है, लेकिन मीडिया ये क्यों नहीं कहती कि कॉस्मेटिक्स पे जीएसटी अभी तक नहीं हटा है। आपके जो सैनिटाइजर हो गया, सोप हो गया, सोप की जरूरत नहीं है क्या कोरोना के अंदर? आपने हटाया जीएसटी। खाने पीने के सामानों के आपने रेट कम किया। अनएम्प्लॉयमेंट है, आपने जीएसटी हटाते, थोड़ा कम करते, वहाँ पे रेट कम करते, कुछ 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 दिया आपने। लेकिन आप सीधा ड्रैगन से, अरे आपकी औकात चीटी की भी नहीं है, आप ड्रैगन को छोड़ दो। ड्रैगन की पॉलिसीज, वो ड्रैगन के मैं खुद एक बार मौका मिला जाने का, देखा वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स में लिखा है कि आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है कि आपको आगे बढ़ना है? आपने सारे शैक्षिक इन संस्थाओं को तो आपने राजनीति का केंद्र बना रखा है। मारकाट हुई पड़ी है, छात्र बचे कहाँ हैं? तो बातें बहुत है, ये कहना बड़ा आसान है। और चीन आक्रामक होगा, क्यों? क्योंकि आप कमजोर रहे हो और आप अभी भी अपनी कमजोरी को समझ नहीं पा रहे। बड़े बड़े व्यापारी बैंकों से लोन लेके भाग जाते हैं, छोटे व्यापारी का रिकॉर्ड नहीं है क्या? उसका वो जो होता है, आपका पैन कार्ड नहीं है क्या छोटे व्यापारी का? छोटा व्यापारी पैसा नहीं दे रहा क्या? आप उसको बुला के पैसा दो, कम लोन दो। प्राइवेट सेक्टर कह रहा है 18% पे लोन। अरे 18% पे काम धंधे में इतना है नहीं, आप कहाँ से 18% पे लोन दो? आपने कंपनी वालों को बैंक वाला बना दिया, बजाज वाला बैंक बन गया, कोटक वाला, महिंद्रा वाला बैंक वाला बन गया। बड़ी बड़ी कंपनियां सब बैंक बनती जा रही हैं, सबको पैसा चाहिए, पैसा देना है और उस पर इंटरेस्ट। अरे काम कहाँ से होंगे ये बताओ? काम क्यों नहीं हो रहे? वो काम क्या होंगे? आप बंद कर दो। क्यों बंद नहीं कर रहे? पूरा बंद करो एकदम चाइना को, क्या प्रॉब्लम है? पहले भी चल रहा था देश, अब भी चलेगा। आपके बड़े बड़े व्यापारी तो सारे बैठे हुए हैं। गुजराती व्यापारी कितने बैठे हैं? कम बैठे हुए हैं क्या व्यापारी? दिल्ली के व्यापारी कितने बैठे हुए हैं? सारा माल चाइना, सारा ऊट पटांग का माल है, प्लास्टिक है, कितना हार्मफुल है कुछ पता नहीं है। अब लगा दो बैन, कौन रोक रहा है? अपना इंडस्ट्री डेवलप करो, हथियार यहाँ पर निर्मित करो, क्या डरने की क्या बात है? एक मैंने बहुत पहले टीवी सीरियल देखा था भंवर, उसके अंदर दिखाया था कि एक भारत के वैज्ञानिक थे, उनका तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनका तो आविष्कार जो उनके डिजाइन थे वो तो लिए नहीं, उल्टा उनको ये और कह दिया कि ये तो देशद्रोही है, और वही चीज़ उन्होंने विदेश से खरीदी। आप क्यों जाते हो भाग के? क्या मोदी सरकार विदेश से नहीं लेके आ रही? क्यों लेके आ रहे हो बाहर? क्यों नहीं यहाँ पे ये हथियार क्यों नहीं निर्मित कर रहे? और इसको भी कर रहे हो तो प्राइवेट हाथों में क्यों दे रहे हो? जब देश को चलाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है, पहले तो उसने कम सैलरी के अंदर देश को बड़ा किया है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो और प्राइवेट हाथों में दे दो, ये क्या क्या है ये तरीका? हमारे बाप दादाओं ने गवर्नमेंट नौकरी करी है, चंद चंद सैकड़ों रुपए के, 100 रुपये की नौकरी महीने, 50 रुपये की महीने की नौकरी, उनका जो श्रम था उसका क्या मिल रहा है देश को? ये बताओ आप, जो आज आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हो चीज़ों को। तो देश के अंदर काम करिए, वो पॉलिसीज। तो चीन तो आक्रामक होगा, चीन क्यों आक्रामक होगा? अब आप कमजोर हो और ऊपर से टक्कर दे रहे हो ड्रैगन को, वो आक्रामक होगा। अब पहले खुद ड्रैगन बनो, पहले खुद अपने आप को मजबूत करो अपने अंदर से। आपके यहाँ पे छोटे छोटे जो काम करने के औजार भी होते हैं वो भी विदेशों से आते हैं, वो औजार छोटे छोटे बनाओ, छोटी छोटी मशीनें बनाओ, टैलेंट को डेवलप करो, टैलेंट को सपोर्ट करो। ये क्या है, 1 करोड़ का टर्नओवर दिखाओ, 5 करोड़ का टर्नओवर दिखाओ, टैलेंट का सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? यहाँ के व्यापारियों को बोल दो चीन जाओगे तो खत्म, देश की राष्ट्रीयता खत्म, परमानेंट खत्म। अभी पता लगा चीन से मोदी जी तो एक व्यापारी के परिवार को लेकर आए कोरोना से बचाने के लिए। अरे क्या जरूरत थी इधर लाने की? जब वहां जाके कमा रहे हो तो वहीं कमाओ, फिर वहीं जियो, वहीं मरो। क्या इतना क्या क्या आफत आ गई? क्या पैसा मिल रहा था क्या? आप बनाओ पॉलिसी, चीन ने बनाई है स्ट्रांग पॉलिसीज, अब स्ट्रांग पॉलिसीज बनाओ, देश चलेगा, क्यों नहीं चलेगा साथ? कोरोना के अंदर जिस हिसाब से लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया है, देश चलेगा, पूरा साथ चलेगा। देश नहीं खड़ा हुआ आपके आगे। आपने सड़ा हुआ अनाज और सड़ा हुआ 1 किलो जो चावल दाल दिया है, उस पर भी लोगों ने अपना जीवन जिया है। हमारे देश के लोग इतने महान लोग हैं,
आपने खाए होंगे बहुत अच्छा खाना, आपके मंत्रियों ने खाए होंगे। करो आप, काम करो आप। मीडिया से क्या कहलवा रहे हो, चाइना आ रहा है चाइना, अरे आप क्या कर रहे हो ये बताओ। करो, आपको किसने रोका, देश साथ है। चीन के लोगों ने साथ दिया, अमेरिका के लोगों ने अमेरिका का साथ दिया है, हम भारत के लोग हैं, हम साथ देते हैं। ये बात ध्यान रखो आप। धन्यवाद।